हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आरआरबी टेक्नीशियन 2024 जो कि दोस्तों मैं आप सभी के लिए 100 ऐसे प्रश्न लेकर आया हूं दोस्तों, जो आपके एग्ज़ाम के लिए एक्सपेक्टेड पेपर है दोस्तों। यकीन मानना दोस्तों, आपके जो आरआरबी पैटर्न के अनुसार आपके टेक्नीशियन एग्ज़ाम में जिस प्रकार से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है, वैसा ही प्रश्न लेकर आए हैं दोस्तों, जो कि आपके लिए 10 से 15 नंबर की जुगाड़, जो कि आज देखते हैं आपके जीके जीएस जो कि किस प्रकार से आपके लेवल में एग्ज़ाम में भी पूछा गया था और आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा। तो दोस्तों टाइम को वेस्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन लाते हैं कि जगन्नाथ पुरी की रथ यात्रा निम्नलिखित में से किस मंदिर तक पहुंचती है। दोस्तों इस क्वेश्चन को अभी तत्काल एसएससी एमटीएस और आपके आरपीएफ एसआई में पूछा गया था, तो उम्मीद है आपके टेक्नीशियन में भी पूछा जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा गुंडीचा मंदिर, जो कि गुंडीचा मंदिर तक जगन्नाथ पुरी रथ यात्रा पहुंचता है दोस्तों। लेकिन जगन्नाथ पुरी यात्रा ये किस राज्य में मनाया जाता है, तो उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है दोस्तों। उड़ीसा से संबंधित और भारत के जितने भी आपके फेस्टिवल हैं उन सभी से रिलेटेड आप क्वेश्चन याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बात करें हिंदू जो कि यात्रा या फिर रथ उत्सव, यह एक हिंदू त्यौहार है जो हर साल पूरी ओडिशा में प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में आयोजित किया जाता है या मनाया जाता है। अगर मैं बात करूं, भगवान जगन्नाथ की पूजा की जाती है, जिसमें भगवान विष्णु का एक रूप माना जाता है और वैष्णववाद के अनुयायियों द्वारा भी पूजनीय है। अगर मैं बात करूं, यह भगवान जगन्नाथ जो कि भगवान कृष्ण और उनकी बहन सुभद्रा और उनके बड़े भाई बालभद्र या बलराम को समर्पित है। ओके दोस्तों, अगला देखते हैं दोस्तों, यह 9 वर्ष दिवसीय जो कि उत्सव है और 1 जुलाई शुरू होता है और 9 जुलाई को भोड़ा जो कि यात्रा के साथ समाप्त होता है। यात्रा भगवान जगन्नाथ, बालभद्र और देवी सुभद्रा के 3 रथों की गुंडीचा मंदिर देवताओं यानी कि जन्म स्थल के प्रवास तक यानी कि प्रतीक होता है। आपके एमटीएस में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो जगन्नाथ रथ यात्रा है ना दोस्तों, उसमें कौन कौन से देवी देवताओं का किया जाता है, तो कृष्ण भगवान, बालभद्र और सुभद्रा, ये 3 है ना, इन्हीं का रथ यात्रा निकाला जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 बी किस राज्य से संबंध है, तो ऑप्शन ए असम, मणिपुर और नागालैंड और झारखंड। दोस्तों आपके जो सो कि आपके एग्जाम में आर्टिकल से संबंधित कोई ऐसा शिफ्ट नहीं दोस्तों जिसमें क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन उनमें से एक क्वेश्चन आपके राज्य से संबंधित जो आर्टिकल है वो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, जिसमें से 371 बी की मैं बात करूँ तो असम आ जाएगा दोस्तों। जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, मैं सारा का सारा वन स्टॉप क्लास में ही आपका सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। अगर 371 की मैं बात करूँ तो महाराष्ट्र और गुजरात जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। 371 ए की मैं बात करूँ तो नागालैंड, और 371 बी की मैं बात करूँ तो असम जो कि राज्य से संबंध है, और 371 सी की मैं बात करूँ तो मणिपुर से संबंध है, और 371 डी की मैं बात करूँ तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से संबंध है, और 371 ई की मैं बात करूँ तो आंध्र प्रदेश से संबंध है बेसिकली, और 371 एफ की मैं बात करूँ दोस्तों तो सिक्किम से संबंध है, और 371 जी की मैं बात करूं तो मिजोरम से संबंधित है। और वहीं दोस्तों अगर 371 एच की मैं बात करूं तो अरुणाचल प्रदेश से, और 371 आई गोवा, और 371 जी जे जो कि कर्नाटका से संबंध है। और मैं बात करूं दोस्तों तो ये जितने भी आप इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा दोस्तों, और आपके एग्जाम में जब देने जाइएगा ना दोस्तों, आप इसको पढ़ लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा दोस्तों। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है हमारे इस चैनल को आप जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है ना दोस्तों। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जो कि 3 ऑप्शन दिया था, 3 स्टेटमेंट दिया कि किसी वस्तु के संवेग यानी परिवर्तन की दर प्रयुक्त कुल बल के समानुपाती होती है। दूसरा बोल रहा है कि न्यूटन के गति का प्रथम नियम को जड़त्व नियम कहते हैं, ये सही है। तीसरा बोल रहा है कि प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होता है, ये भी सही। यानी ये तीनों ऑप्शन आपके लिए सही दोस्तों, और आपके टेक्नीशियन में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1, 2, 3, ये तीनों करेक्ट है दोस्तों। अगर मैं बात करूं न्यूटन की प्रथम नियम की, तो न्यूटन की प्रथम नियम ये कहता है कि कोई भी वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सीधा रेखा में एक समान गति की अवस्था में तब रहती है जब तक उस पर कोई बाहर बल ना लगाया जाए।
ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ कहता है दोस्तों। ये आपको याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, जैसे कि अभी क्वेश्चन पूछा है ना, न्यूटन के तीसरे नियम, न्यूटन के दूसरे नियम, न्यूटन के फर्स्ट नियम, तो आपको याद रखना है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? तो जड़त्व के नियम भी कहा जाता है दोस्तों। आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा कि न्यूटन के जो फर्स्ट लॉ है ना, उसी को जड़त्व नियम कहा जाता है। अब मैं बात करता हूँ न्यूटन के द्वितीय नियम क्या कहता है। न्यूटन के दूसरे नियम कहता है कि यह नियम बताता है कि किसी वस्तु के समवेग परिवर्तन की दर प्रयुक्त कुल बल के अनुक्रमानुपाती होता है, जिसमें से ये हमने कुछ एग्जाम्पल आपके लिए लाया है ना। सेकेंड लॉ क्या कहता है कि किसी भी वस्तु के समवेग परिवर्तन की दर प्रयुक्त कुल बल के अनुक्रमानुपाती होती है। दोस्तों अगर मैं बात करूं न्यूटन के तीसरे नियम की, तो यह नियम बताता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होता है, और क्रिया और प्रतिक्रिया हमेशा भिन्न पिंडों पर कार्य करती है। ये तीनों नियम आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा दोस्तों, आप याद रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक्सेल में वर्तमान सेल पता में प्रदर्शित करता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा नाम बॉक्स। कि जो एक्सेल में वर्तमान सेल का जो पता लगाता है सो किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो नाम बॉक्स के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। दोस्तों आपके टेक्नीशियन में इस प्रकार से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा आप। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि सॉफ्टवेयर जो किसी प्रोग्राम को असेंबली लैंग्वेज में परिवर्तित करता है उसे क्या कहा जाता है? जिसमें से ऑप्शन दिया गया है इंटरप्रेटर, असेंबलर और कंपाइलर। तो इसमें से आपको ये आंसर करना है। तो जो सॉफ्टवेयर जो दोस्तों है ना, जो किसी भी प्रोग्राम को असेंबली जो लैंग्वेज में परिवर्तन करता है ना, तो असेंबलर के द्वारा प्रयोग यानी कि लैंग्वेज में परिवर्तित किया जाता है। आपको याद रखना, इस क्वेश्चन का आंसर असेंबलर आ जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि किस घटना के बाद अंग्रेजों ने बंगाल और बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिग्रहण किया था? प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध और विनियमन अधिनियम और पिट का भारत अधिनियम। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बक्सर का जब युद्ध हुआ था दोस्तों 1764 में, तभी क्या हुआ जो कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवाने के अधिग्रहण अंग्रेज ने कर लिया था, और ये आपको याद रखना है। और प्लासी का युद्ध जो कि दोस्तों इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो ये जितने भी मुख्यतः आपके युद्ध है उनसे संबंधित कौन कौन युद्ध में लड़ा गया था, आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि मॉडेम एक क्या है? तो मॉडेम एक प्रकार से हार्डवेयर है। मॉडेम एक प्रकार से हार्डवेयर है जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 1919 में महात्मा गांधी के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? तो 1919 में दोस्त मैं आपको एक याद बताता हूँ कि जलियांवाला बाग हत्याकांड भी 1919 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। और महात्मा गांधी के समर्थन में अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा खिलाफत आंदोलन, जो कि 1919 में महात्मा गांधी के समर्थन में किया गया था। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन 1900 जो कि देखो दोस्तों ये असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो, ये तीनों मैं आपको बताता हूँ कि कब कब लड़ा गया था। देखो अगर असहयोग आंदोलन की मैं बात करूँ दोस्तों तो 5 सितंबर 1920 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा शुरू किया गया था। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया गया था। दोस्तों अगर मैं बात करूं इस आंदोलन में स्वराज यानी कि या स्वशासन की मांग किया गया था। दोस्त क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वराज की जो मांग असहयोग आंदोलन से किया गया था। रॉलेट विद्रोही आंदोलन, जलियांवाला बाग त्रासदी खिलाफ आंदोलन, सहयोग के आंदोलन असहयोग आंदोलन के कारण बने थे। दोस्तों अगला पॉइंट बनता है कि 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में जो कि गुसाई भीड़ यानी एक थाने पर हमला कर दिया गया था 1922 में ही असहयोग आंदोलन के नेतृत्व में। दोस्तों अगला मैं बात करूं कि गांधी को असहयोग आंदोलन से हटाने के लिए मजबूर होना पड़ा। अगर मैं बात करूं दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930 में दांडी मार्च से शुरू किया गया था। और मैं बात करूं तो 78 चुने हुए अनुयायियों के साथ गांधी जो कि साबरमती आश्रम से गुजरात तट के एक गांव दांडी तक जो कि 375 किलोमीटर चले थे, है ना दोस्तों। अगर मैं बात करूं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू किया गया था और ये साबरमती से दांडी तक चला था और 78 लोग इस अनुयायियों के साथ सहयोग था और लगभग 375 किलोमीटर चले था। दोस्तों अगर मैं बात करूं 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक यानी बनाकर नमक कानून तोड़ा था और इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। दोस्तों
अगला क्वेश्चन है कि एमएस जो कि एक्सेल में सेल में किए गए कमेंट को क्या कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सेल टिप। जो क्या बोलता है, एमएस जो यानी एक्सेल है ना, उसमें सेल में किए गए कमेंट को सेल टिप कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया था। तो समुद्रगुप्त को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दर्शाया गया था। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन अगर आपने तैयार नहीं करके जाए तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट मतलब बहुत दिक्कत होगा, आपके अंदर में बहुत कमी है तब तो। लेकिन दोस्तों आइए देखते हैं गुप्त वंश के अन्य शासक के बारे में। जैसे अगर मैं बात करूं श्रीगुप्त, जो गुप्त वंश के संस्थापक हुआ, और उनके अगर शासन काल की मैं बात करूं तो 240 ईस्वी से लेकर 280 ईस्वी तक जो कि श्रीगुप्त का रहा। अगर मैं बात करूं दोस्तों घटोत्कच की, तो श्रीगुप्त के पुत्र रहा था घटोत्कच, जो श्रीगुप्त के पुत्र रहा। अगर मैं बात करूं चंद्रगुप्त प्रथम की, तो 319 से लेकर 335 ईस्वी तक राज्य किया, और गुप्त काल की शुरुआत जो कि उन्हें जो कि महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया, और लिच्छवी राजकुमारी कुमारी देवी से विवाह किया। दोस्तों अगर मैं बात करूं गुप्त वंश के रियल फाउंडर, तो चंद्रगुप्त प्रथम आ जाएगा। अगर मैं बात करूं उनकी कार्यकाल 319 से 335 के बीच। अगर मैं बात करूं उनका जो उपाधि का नाम, तो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट बनता तो महाराजाधिराज, और इन्होंने ही लिच्छवी राजकुमारी जो कि उन्हीं से विवाह किया था। दोस्तों अगर मैं बात करूं समुद्रगुप्त से आपके एग्जाम में क्या बन सकता है, जैसे 335 से 375 ईस्वी तक शासन किया, और वहीं मैं बात करूं उसे भारत का नेपोलियन भी कहा गया था। अगर मैं बात करूं भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और मैं बात करूं उनके अभियानों का उल्लेख एरन अभिलेख जो कि मध्य प्रदेश में है, और उन्हीं में समुद्रगुप्त का अभिलेख जो कि मिलता है उल्लेख। अगर मैं बात करूं दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय से आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इन्हीं के दरबार में 9 रत्न रहता था, जो कि अकबर है, सॉरी बहुत है, बीरबल है जो है बहुत सारा। तो उसी तरह से चंद्रगुप्त द्वितीय में 9 रत्न रहते थे। अगर मैं बात करूं विक्रमादित्य की उपाधि किसे दिया गया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि दिया गया था। और वहीं मैं बात करूं 376 से लेकर 413 या 15 तक उनका शासन काल रहा था। आपके एग्जाम के लिए जितने भी गुप्त वंश से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि एक चुंबक 2 टुकड़ों में टूट जाता है, यदि इन दोनों टुकड़ों को एक दूसरे के करीब लाया जाए तो वो क्या होता है, तो वो क्या होगा, तो आकर्षित करेंगे और प्रतिकर्षित करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन का बेसिकली आंसर आ जाएगा कि आकर्षित करेंगे और प्रतिकर्षित करेंगे। अगर एक चुंबक 2 टुकड़ों में टूट जाता है, यदि उन दोनों टुकड़ों को एक दूसरे के करीब लाया जाए तो क्या करेगा, आकर्षित करेंगे या और प्रतिकर्षित करेंगे। दोस्तों आपके टेक्नीशियन में क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भारत ने पहली बार ओलंपिक में भाग कब लिया था, तो 1900 ईस्वी में भारत ने सबसे पहले जो कि ओलंपिक में भाग लिया था। दोस्तों आपके एग्जाम में ओलंपिक से संबंधित बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं पहला ओलंपिक 776 ईस्वी में जो कि आयोजित किया गया था, और वहीं मैं अगर बात करूं प्राचीन जो कि ग्रीस में जो कि ओलंपिक का इतिहास में जड़ों का दर्शाता है। वहीं मैं बात करूं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अगर गठन बताऊं तो 1894 में हुआ था, और पहला जो आधुनिक ओलंपिक का खेल 1896 में एथेंस में आयोजित किया गया था, है ना दोस्तों। अगर मैं बात करूं पहले कथित तौर पे तो 776 में ओलंपिक का आयोजित किया गया था, और कहाँ आयोजित किया गया था, तो ग्रीस में। लेकिन अगर मैं बात करूं अगर आधुनिक ओलंपिक खेल की मैं बात करूं दोस्तों तो 1896 में एथेंस में आयोजित किया गया था। और वहीं मैं बात करूं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की स्थापना कब हुआ था, तो 1894 में हुआ था। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि पेरिस में 1900 के खेलों में महिलाओं ने पहली बार प्रतिस्पर्धा किया था। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि ओलंपिक में महिलाओं ने सबसे पहली बार प्रतिस्पर्धा किस ओलंपिक में किया था, तो पेरिस ओलंपिक 1900 में किया था। महिलाओं ने ओलंपिक कार्यक्रम में महिला मुक्केबाजी को शामिल करने के कारण पहली बार 2012 के लंदन ओलंपिक में हर खेल में प्रतिस्पर्धा की। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र की एक संकीर्ण चैनल द्वारा जो कि श्रीलंका और भारत को अलग करता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पाक जलोढ़ और मन्नार की खाड़ी द्वारा भारत और श्रीलंका को अलग करता है। दोस्तों श्रीलंका और भारत को पाक जलोढ़ के मन्नार की खाड़ी द्वारा
निर्मित संकीर्णन समुद्र चैनल अलग किया जाता है। वहीं मैं बात करूं पाक, जलोढ़ मरुमध्य भारत और श्रीलंका, जो कि तमिलनाडु और श्रीलंका से जाफना से जोड़ता है। मन्नार की खाड़ी श्रीलंका के मन्नार द्वीप में समित है। और ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आप पढ़ लीजिएगा आराम से, है ना। दोस्तों एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में इससे बहुत पूछा जाता है, आपके संगीतकार और जितने भी संगीतकार है उसके वाद्य यंत्र है ना, उनसे संबंधित आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैंने एक पीपीटी में लाया हूँ, आपको 4 नाम बताऊंगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, है ना। अगर मैं बात करूं दोस्तों संतूर के लिए, तो पंडित रवि कुमार शर्मा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तरुण भट्टाचार्य और अभय सौपरी और सत्य व्यास, ये जो हमने आपके संतूर से संबंधित आपको नाम बताया दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर मैं तबला से बताऊं तो अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन, आनंद चटर्जी और किशन महाराज और शंकर घोष और विक्रम घोष। दोस्तों ये तबला से आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड है, और तबला से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में दोस्तों, आप याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं दोस्तों घटम से, जो कि इंपॉर्टेंट नाम है, थेट्टा कुटी हरिहर, जो कि विनायक राम, घाटम गिरिधर उड़ुप्पा, उसके बाद जैसे कि उमियालपुरम के नारायण स्वामी। दोस्तों अगर मैं वीणा की बात करूं तो असद अली खान, वीणा गायत्री और गोपाल शंकर मिश्रा और इमानी शंकर शास्त्री और वीणा सेसन्ना, ये वीणा से संबंधित है दोस्तों। अगर मैं बात करूं सितार से संबंधित दोस्तों, जो कि आपके पंडित बोलते ना दोस्तों, सितार से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आपके शहनाई से संबंधित जैसे कि बिस्मिल्लाह खां आपको आ जाएगा। अच्छा, बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? तो 2001 को मिला था दोस्तों। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ना। और पंडित रविशंकर को अगर मैं बात करूं तो जो सितार वादक है, उसको अगर भारत रत्न तो 1999 में सम्मानित किया गया था। लता मंगेशकर को 2001 में सम्मानित किया गया था। MS सुब्बुलक्ष्मी को 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। दोस्तों आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों आप सबको क्लास कैसा लगा? दोस्तों कम समय में मुझे जो क्वेश्चन लगा आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है, मैंने लाया, है ना। और अगर आपको अच्छा लगा तो हमें आप कमेंट कीजिएगा, तो क्वेश्चन और भी ज़्यादा लाऊंगा, है ना। और बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आपके एग्जाम के लिए, आपके ओरिएंटेड के लिए मैंने कुछ क्वेश्चन सेट किए, तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सभी दोस्तों को।